हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूं? अगर सब कुछ एकदम बेहतरीन है तो एक बार चीते की फुर्ती के साथ जय हिंद देंगे, और जय हिंद के साथ हम शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास जैसे हमेशा करते हैं। बहुत शानदार। ठीक है बच्चे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ा सा जानते हैं आज की क्लास के बारे में। पहले देखिए, जो इससे पहले वाली क्लास थी जहां पे मैंने आपको बताया था एनडीए की अंग्रेजी के बारे में और आपको स्ट्रैटेजी दी थी, ये आपकी हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि यही तो मैंने आपको सब कुछ बताया कि कैसे करना है। तो याद होगा आपको कि मैंने आपको इसमें आपका रीडिंग और शेड्यूल दिया था, याद है? इसमें मैंने आपको एंड शेड्यूल दिया था। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप इसको फॉलो करें 100%। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे भाई, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपके नंबर आएंगे। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो गारंटी है कि 100% आपके जबरदस्त नंबर आएंगे अंग्रेजी में। तो अब जरा ईमानदारी से बता दीजिए कि आप में से किस किस ने शेड्यूल और रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया है, शेड्यूल फॉलो करना शुरू कर दिया है, रीडिंग स्टार्ट कर दी है? जल्दी बताओ। हाँ, तो भाई कभी कभी मिस होना नहीं चाहिए, वैसे कभी कभी चल जाता है, लेकिन मिस ना ही हो तो अच्छा है ना? ठीक है दोस्त। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, कितनी बार ऐसा होगा आपको लगेगा कि ये वोकैबलरी तो मेरे से आती है, पर वो वोकैब आपसे बनेगी नहीं। आपको वैसे आती होगी, रट रखी होगी आपने, पर जब उस वोकैब को सच में करने का टाइम आएगा तो आप फेल हो जाएंगे, आप उसको नहीं कर पाएंगे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है मेरे बच्चे कि बिना रीडिंग के वोकैब भी नहीं बनती है। हर एक चीज रीडिंग पे आके अटक जाती है, तो रीडिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। साउंड में क्या हो गया? अभी बताओ, ठीक आ रही है बस? इज इट क्लियर नाउ? लेट मी नो इफ इट इज फाइन। ठीक है, ऑल क्लियर? ठीक है जी। चलिए, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक नया टॉपिक। प्रॉब्लम क्या रहती है ना, आप मेरे से बार बार कहते हैं कि सर शुरू से पढ़ाइए, बेसिक से पढ़ाइए। सर मुझे बेसिक से पढ़ना है, मुझे चीजें बेसिक से जाननी है। तो आज आप समझ लीजिए, बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू करूंगा। 8 यूनिवर्सल रूल्स पढ़ाऊंगा। सारे रूल इनमें से कवर नहीं करूंगा आज। हम कवर करेंगे 2 to 3 रूल्स। और ये रूल्स क्या हैं? ये हैं आपके बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज आप इन रूल्स को मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर लेंगे और साथ में कुछ एडिशनल वोकैबलरी भी करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे क्लास में वोकैबलरी करेंगे, हर क्लास में। ठीक है, तो अपना वोकैब रजिस्टर भी तैयार रखिए। अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक वोकैब रजिस्टर बनाया ही नहीं है, तो आज का दिन है कि आप शुरू कर सकते हैं, आज से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। जो मैं वर्ड्स ऑफ वोकैबलरी दूंगा उन्हें आप नोट करके ले जा सकते हैं। चलिए, तो बात करते हैं 8 यूनिवर्सल रूल। क्या है ये 8 यूनिवर्सल रूल?
ये टॉपिक जो है ना आपको कहीं इंग्लिश अंग्रेजी किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये मेरा खुद का टॉपिक है, मतलब ये मैंने खुद बनाया है अंग्रेजी में से अलग अलग जगह से रूल्स निकाल के 8 रूल बनाए हैं, और ये मेरा दावा है कि इन 8 रूल के बिना आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। कोई भी सेंटेंस दुनिया का आप बनाएंगे, चाहे किसी मैगजीन, किसी न्यूज़पेपर, किसी आर्टिकल में, कहीं भी अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो वो या तो इन 8 रूल पे आधारित होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ रहे हैं? या तो वो इन 8 रूल्स पे आधारित होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात याद रखिए, इन 8 में से एक रूल्स पे वो हमेशा आधारित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। 8 यूनिवर्सल रूल। पहला रूल क्या कहता है? ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप चाहें तो मेरे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप में क्या रहता है कि कोई नोटिफिकेशन है या कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है आप तक पहुंच जाता है। तो चलिए बात करते हैं रूल 1। बिल्कुल बेसिक से, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है, आसान से आसान, मुश्किल से मुश्किल, क्या चाहिए? सबसे पहले हमारे पास होते हैं लेटर्स, है ना, मतलब ए बी सी डी ऐसे करके ना, ए बी सी, ये लेटर्स हो गए। इन लेटर्स से हमारे पास बन जाते हैं वर्ड्स, और वर्ड्स में वर्ड्स जोड़ के हमारे पास बन जाते हैं क्या? सेंटेंसेस। ऐसा ही होता है, सबसे पहले हमारे पास लेटर्स होते हैं, लेटर्स के बाद हमारे पास वर्ड्स आते हैं, और वर्ड्स के बाद हमारे पास क्या बन जाते हैं? सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो क्या मैं कोई भी वर्ड घुसा दूंगा तो सेंटेंस बन जाएगा? अगर मैं लिख दूं गो ही नाइसली फ्रूटफुल, भाई यहां तो बहुत सारे हो गए, 4 वर्ड लिखे हैं मैंने, बट क्या इनका कोई सेंस आ रहा है? कोई सेंस नहीं आ रहा। तो यहां पे पॉइंट क्या है? इनका कोई सेंस नहीं आ रहा। तो यहां पे पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि कुछ भी घुसा के नहीं बनाया जा सकता। पॉइंट यह है कि जब आप सब्जेक्ट लेंगे एक और साथ में वर्ब चिपकाएंगे उसके, तभी बनेगा सेंटेंस। समझ रहे? तो सेंटेंस बनाने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना अनिवार्य है। ठीक है? तो सब्जेक्ट बनाने के लिए आपके पास एक सब्जेक्ट, सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना अनिवार्य है। अब ये जो सब्जेक्ट है, ये बेचारा सब्जेक्ट 2 तरीके से होता है। ये सब्जेक्ट 2 तरीके से होता है, या तो ये बेचारा सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल हो सकता है। इसके अलावा इसकी कोई कहानी नहीं है ना। कहने का मतलब है, या तो आप लिखते हैं किंग या लिखते हैं किंग्स, या तो आप लिखते हैं बर्ड या फिर लिखते हैं बर्ड्स, या तो आप लिखते हैं बॉय या फिर लिखते हैं बॉयज। ये या तो बेचारा सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है। ठीक है? अब इस बात से क्या मतलब है? इस बात से मतलब यह है कि बेचारा सीधा साधा भोला भाला होता है, लड़की की तरह, लड़के की तरह, है ना। सब्जेक्ट सीधा साधा भोला भाला। अब अगली कहानी ये कहती है कि ये जो वर्ब है ना, वर्ब, ये भी दोनों हो सकती है, ये भी प्लूरल हो सकती है और ये भी सिंगुलर हो सकती है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकती है। हाँ भाई, याद रखो, जैसे अंग्रेजी में जोड़ा होता है ना, जैसे सब जगह जोड़ा है, ऐसे ही अंग्रेजी में भी जोड़ा है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब बनाओगे, जोड़ा बनेगा सेंटेंस का। नहीं समझे भाई? भगवान ने तुम्हें सारी चीजें जोड़े में दी हैं। तुम्हारे हाथ जोड़े में है, तुम्हारी आंखें जोड़े में, तुम्हारे नाक के नथने नॉस्ट्रल्स जोड़े में, लिप्स तुम्हारे जोड़े में, और बदन में बहुत कुछ है जो जोड़े में। ठीक है? तो यहां पे पॉइंट ये है कि जोड़ा ही बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाओगे तभी सेंटेंस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब जरा हमने जोड़ा बनाया, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाना पड़ेगी। वर्ब कैसी होती है? अगर मैंने लिखा प्ले, अगर मैंने लिखा गो, अगर मैंने लिखा रन, अगर मैंने लिखा फ्लाई, ये सारे के सारे पहले ही प्लूरल है। याद रखिए, हमेशा सारे के सारे पहले से प्लूरल है। हाँ जी, ऑल द वर्ब्स, ये बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? ऑल द वर्ब्स आर
नेचुरली प्लूरल, सारी वर्ब्स पहले से प्लूरल होती हैं। व्हेन वी यूज एस और ईएस विद अ वर्ब, इट बिकम्स सिंगुलर। हाँ, कैसे याद रखना है? लड़की है उल्टा चलती है, बस ऐसे याद रखो। ये प्ले है कर दोगे प्लेस तो हो गया क्या? सिंगुलर। गो है कर दोगे गोस तो हो गया क्या? सिंगुलर। रन है कर दोगे रन्स तो हो गया क्या? सिंगुलर। फ्लाई है कर दोगे फ्लाइज, हो गया क्या? सिंगुलर। अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सिद्धांत क्या कहता है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या कहता है? व्हाट डज सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सेज? सो इट सेज कि अगर तुम्हारे पास है सिंगुलर सब्जेक्ट तो बड़ी सीधी सी बात है, वो अपने आप साथ लेगा सिंगुलर वर्ब। आसान कहानी है। ऐसी कहानी यह है कि अगर तुम्हारे पास है प्लूरल सब्जेक्ट तो वो क्या लेगा? प्लूरल वर्ब। ये है सिद्धांत सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, और ये है तुम्हारा पहला रूल। कहने का मतलब है भाई, अगर तुम कहते हो किंग्स तो तुम्हें कहना पड़ेगा प्ले, लेकिन अगर कहा होता किंग तो कहना पड़ता प्लेस। इसी तरीके से अगर तुम कहोगे बर्ड्स तो तुम्हें कहना पड़ेगा गो, लेकिन अगर कहते बर्ड तो कहना पड़ता गोस। अगर कह रहे हो बॉयज तो रन कहोगे, लेकिन अगर कहते बॉय तो कहना पड़ता रन्स। इसको और गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक टेबल दे देता हूं, देखिए। अब जरा गौर फरमाइए तो आप पाएंगे कि ये वाले प्लूरल हैं, ये वाले सिंगुलर हैं। ठीक है, एक वचन बहुवचन। तो अगर आप कहते हैं वी लव तो आपको क्या कहना पड़ता है? ही लव्स। अगर आप कहते हैं यू गो तो आप कहते हैं शी गोस। अगर आप कहते हैं दे वर्क तो कहते हैं इट वर्क्स। अगर कहेंगे बर्ड फ्लाइज तो बर्ड्स फ्लाई। इसे याद रखने का एक और आसान तरीका है कि भाई अगर एस और यस यहां लगाए तो यहां नहीं लगेगा, अगर यहां नहीं लगा है तो यहां लग जाएगा। इसके बाद एक और प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास होता है आई। ये देखने में तो सुनने में तो सिंगुलर जैसा लगता है, पर ये प्लूरल होता है, इसीलिए इसे अलग से लिख रहा हूं। इसके साथ आप हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आप कहते हैं आई गो, आई रन, आई फ्लाई, आई ईट, आई डांस। कभी क्या आई लव्स यू, शी लव्स मी तो कह सकते हो, आई लव्स यू। कोई अगर तुम्हें कह भी दे तो बाल खींच के झापड़ मार देना, बाकी मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आई लव यू ही होगा, लव्स यू नहीं होगा, आई के साथ नहीं होगा। क्यों? आई प्लूरल सब्जेक्ट है। इन सब के साथ आप लगाते हैं आर, इन सब के साथ आप लगाते हैं इज, आई के साथ लगाते हैं एम, है ना। इन सब के साथ आप लगाते हैं वॉस, इन सब के साथ लगाते हैं इन सब के साथ आप लगाते हैं वॉस, इन सब के साथ आप लगाते हैं वर, और आई के साथ वॉस। इन सब के साथ हैव, इन सब के साथ हैज, और आई के साथ हैव। तो इसकी आई की कहानी थोड़ी सी अलग है। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन कराता हूं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया ऑल द वर्ब्स आर नेचुरली प्लूरल। सारी वर्ब्स पहले से प्लूरल होती हैं। जैसे ही आप किसी वर्ब के साथ एस या ईएस लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो बन जाता है सिंगुलर। हाँ जी, और फिर वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। यह सिद्धांत है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। यह मैंने आपको इस टेबल से भी समझाया, इधर भी करके दिखाया। समझ में आ गया? थम्स अप, पीडब्ल्यू, टाइगर बना दो। डाउट है, दुविधा है, शक है, तकलीफ है, दर्द है या खाज है तो पूछ लो जल्दी फटाफट।
चलिए, हाँ, डाउट्स आपके देखे जाएंगे क्लास के आखिर में। अभी तो क्लास शुरू भी नहीं है, पहले ही डाउट आ गए। इतने सड़े हो क्या तुम? चलो देखें जरा कितने सड़े हो। यार जब बात करी घटिया बात करी, नोट साथ में बनाए बाद में बनाए, ये भी मैं बताऊंगा। है पॉटी करके अभी पूछते हो क्या मम्मी धो लूं, लगी रहने दूं? यार ये घटिया क्वेश्चन मेरे से मत पूछो। तुम मेरी क्लास में आओ ना, अब मैं तुम्हें ऑफिसर की तरह देख रहा हूं, ठीक है? और अपने डिसीजन खुद लेना सीखो जिंदगी में। अगर छोटे छोटे डिसीजन भी खुद ही नहीं ले पा रहे हो, कैसे से हो तुम? बेशरम। सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स मिलेंगे बाहर चला जा, ठीक है? वहां चला जा तू, मुंबई, वहां मिल जाएंगे नोट्स, बहुत शानदार। कोई ना कोई बेच ही रहा होगा नोट्स। कैसे से हो तुम? अबे बैच लेते वक्त एक एक चीज तुम्हें पता ही। भाई आदत डाल लो, या गंदी हरकतें मत करो मेरी क्लास में, मैं बहुत जलील करता हूं, ठीक है? रात को नींद नहीं आएगी, इतनी गंदी गंदी बातें मैं तुम्हें कहूंगा। सब प्रिपरेशन सब ऐसी तैसी हो जाएगी तुम्हारी। हाँ, ये बिल्कुल ये घटियापन मुझे मेरी क्लास में नहीं चाहिए बिल्कुल। ये मेरे नोच रहा है, इसने मेरे काट लिया, सर मेरे से नहीं हो रहा। भाई ये सब नहीं है। काम का डाउट पूछ, अभी बताऊंगा काम का कौन सा है। सर क्या ये लिखना है? भाई मत लिख, तू मत लिख। तुझे आज तक जब यही समझ में नहीं आया क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, तो मत लिख भाई। ये सब मैं नहीं बताऊंगा क्या लिखना है। अबे मैं तो इतना जानता हूं, जब मैं 10वें में भी नहीं था ना, 7वें 8वें में था, तब भी मुझे पता था कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, तभी भी पता था। जबकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, क्लास के सबसे बेकार। नीचे से 5 लड़के लौंडे निकालोगे तो हमेशा मैं इन 5 में से एक होता। लेकिन इतना तब भी पता था कि यार क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। ये सवाल पूछ के तुम मुझे ये मत दिखाओ कि सर हम बिल्कुल ही गले हुए और सड़े हुए बच्चे हैं। ये सब मत करो भाई क्लास में। हाँ, आई प्लूरल होता है, इसके कुछ एक्सेप्शन है जिसके साथ सिंगुलरली यूज करते हैं। हाँ ये सवाल सही है, आई इज प्लूरल। हाँ, आई को आप प्लूरल में काउंट करते हैं क्योंकि एम और वॉज ही है जो उसके साथ सिंगुलर लगता है। ये आई हिंदी के हम की तरह होता है, हम यहां नहीं जाते। राजा महाराजा कहते थे, अकेला आदमी तब भी कह रहा हम यहां नहीं जाते, तो ये उसी की तरह होता है। अब देखो ये सवाल बिल्कुल सही है जो विनय ने पूछा। रीडिंग कौन सी बुक से करें? नेहा कुमारी, बहुत बेकार बात है तुम्हारी, पिछली वाली क्लास देख लो, सब बताया है ये ना। रूल 1 ये है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, सिंगुलर हाँ प्लूरल के साथ प्लूरल। रीडिंग हो जाती है ना तो और कुछ करना ही नहीं है, ये मान ले, है ना? और अगर करना है तो डिफेंस 1 पास ले लो, बस उससे काम हो जाएगा, अगर तुम्हें नहीं मिलती है चीजें तो। हाँ किंग्स होता है, क्यों नहीं होता है? मैथमेटिक्स क्या होता है? मैथमेटिक्स सिंगुलर होता है, आगे जानोगे और तुम राउंड की क्लास में। सर हमें तो PQRS क्लोज है, ये सब नहीं आते। ये देखो ये आया, क्या नाम है? ध्रुवा। बहुत बेकार हो यार, बहुत बेकार, सच्ची कसम से। कभी जिंदगी में कोई काम अपने दम पे किया ही नहीं है क्या? अबे अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अकाउंट में से पैसे कट जाएंगे तेरे। 20 PQRS करेगा, 20 के 20 गलत कर देगा क्योंकि इतना फुद्दू है तू, क्योंकि किसी ने समझाया नहीं है, तुझे आते नहीं है तो कैसे करेगा? ये नहीं चाहिए मुझे तुमसे। 20 कर, हर दिन कर, 19 गलत हो रहे हैं ना तब भी कर, एक तो तभी भी सही करेगा या एक भी सही नहीं करेगा। अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। ये बात लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, बताई भी थी एग्जाम्पल देके क्रिकेट का, कि अगर तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो ना, क्या कहते हो, कर तुम्हें लग भी रहा है कि भाई तुम बैटिंग कर सकते हो, तुम करते हो ना, हर जरूरी नहीं है हर मैच में तुम रन मारो। अबे कुछ तो मारोगे, ट्राई तो करोगे। फौजी बनेंगे, चपरासियों से ज्यादा गिरी हुई हरकतें इनकी। अच्छी बात है तुम्हारी चैट नहीं चल रही, बेकार के मैसेज आएंगे मेरे पास। लेकिन अब देखो कह रहा है रीडिंग करते लेकिन कुछ समझ नहीं आता, तो भाई क्यों क्यों जा रहा है फिर तू डिफेंस में? मत जा भाई, जब तुझे पढ़ के ही कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरा भी समझ में नहीं आएगा। पहले जाके 10वां दोबारा कर, 12वां दोबारा कर, उसके बाद ही तो डिफेंस के लायक होगा। रीडिंग करके कुछ पढ़, कुछ समझ में नहीं आता इसको। दिस इज अ कैट भी नहीं आता तुझे, है? इतना भी नहीं आता? बताया था ना कि वो पढ़ना है जो तुम्हें 70% समझ में आए। दुनिया में तुझे ऐसा कुछ मिला ही नहीं जो तुझे 70% समझ में आए। अगर ऐसा है तो मत कर रीडिंग, कुछ और कर ले जीवन में। नहीं 11th वालों के लिए नहीं है ये बात। ये थे तुम्हारे
जो मेरी जान खा रहे थे, वो देख लो, डाउट देख लो। डाउट थे, मजे ले लिए तुमने मुझसे इतनी देर। बट पहला बैच है तुम्हारा ये शौर्य जीवन में मेरे, आज तक ये छठा या सातवां शौर्य है मेरे पास। पहली बार ऐसा हुआ है कि शौर्य के बच्चों ने पहली क्लास में डांट खाई है। आ गए ऐसे लूले लंगड़े हो क्या? अजीब लोग हो यार। अगला सेंटेंस देखो, एक मजेदार सेंटेंस बता रहा हूं, इसमें कोई गलती लगे तो बताना। ये सेंटेंस है, इसको 4 भाग में तोड़ रहा हूं। पोर्शन ए, पोर्शन बी, पोर्शन सी। इनमें से किसी एक पार्ट में एरर हो सकता है। जिस पार्ट में एरर है वो कमेंट में, वो इसमें बता देना पोल में। और अगर कोई एरर नहीं लगता है तो डी लगा देना, नो एरर के लिए डी लगा देना। ऑल द बेस्ट। पहला क्वेश्चन, हाँ जी, तो प्रॉब्लम है इसमें पार्ट डी। सिर्फ 26% बच्चों ने सही जवाब दिया, बाकी सबका गलत हो गया। और गलत होना भी सही था, कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि शी के साथ वॉज आता है। ये देखो शी भी लिखा है और उसके साथ ये वॉज भी लिखा है। तो सोच रहे हो सर ये क्या हो गया, यहां क्यों नहीं आया? याद रखो, जब भी हम बात करेंगे किसकी, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस की। ये कैसा सेंटेंस है? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक। हाइपोथेटिकल, तो हाइपोथेटिकल के केस में याद रखिए यूज वर, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, है ना बच्चा? तो चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, ही, शी, इट, पिट, कुछ भी सब्जेक्ट हो, हमेशा किसके साथ, हाइपोथेटिकल के केस में वर का इस्तेमाल करोगे। अगर मैं यहां पे आई लिखता तो भी वर ही लिखता, अगर मैं यहां पे शी लिखा तो भी मैंने वर लिखा। किसी का नाम होता, ईना, मीना, डी का कुछ भी, तब भी वर ही आता। क्यों? क्योंकि काल्पनिक बात है। क्या कह रहा है? इफ शी वर अ क्वीन, अगर वे रानी होती, रानी नहीं है वो, शी वुड हैव अ क्राउन, तो उसके पास एक ताज होता, पर रानी नहीं है वो, हो सकता है नौकरानी हो। इफ शी वर अ क्वीन, कह रहा है होती। अगर आप कहोगे शी वॉज अ क्वीन, तो उसका मतलब है अगर वह रानी थी। तो अगर वह रानी थी नहीं कहना चाह रहे हो, आप कहना चाह रहे हो होती, और होती के सेंस में आप हमेशा वर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? ये था हमारा रूल नंबर 1। क्या क्या पढ़ाया मैंने रूल नंबर 1 में? कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लगा दो। सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लगा दो। सिंगुलर वर्ब की पहचान है एस और ई एस, यहां पे करके भी दिखाया। फिर तुम्हें एक एक्सेप्शन भी इसका बता दिया कि भैया अगर कभी वर लगा हो किसी के साथ भी, तो समझ लेना सेंटेंस हाइपोथेटिकल है। काल्पनिक वाक्यों में हमेशा वर का इस्तेमाल करें। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बता दो, थम्स अप पीडब्ल्यू टाइगर के माध्यम से आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूल 2 पे।
तो भाई रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 बड़ी आसान बात कहता है, और ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? डिड, डू, डस। ये क्या है? डिड डू डस होती है एक ऑक्सिलरी वर्ब। अब तुम कहोगे सर ये क्या बवाल है ऑक्सिलरी वर्ब? तो ऑक्सिलरी वर्ब एक वर्ब होती है। कैसी वर्ब होती है? जो कभी तो काम करती है मेन वर्ब की तरह, ठीक है। और याद रखो कभी काम करती है हेल्पिंग वर्ब की तरह, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं अंग्रेजी भाषा में, 3 मेन ऑक्सिलरीज होती हैं, जिसमें से एक डिड डू डस, एक है फॉर्म्स ऑफ बी जो आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, और एक है हैव, हैज, हैड। तो ये भी आप आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं डिड डू डस, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब कैसी वर्ब होती है? जो कभी काम करती है मेन वर्ब की तरह और कभी काम करती है हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है, इसका क्या मतलब है? भाई मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, क्या मतलब है? मतलब है बता रही है अपना एक्चुअल मीनिंग या फिर लिटरल मीनिंग, जो सच में उसका मीनिंग है। जैसे मैंने आपसे पूछा रन क्या मतलब है, कहोगे भागना। गो क्या मतलब है? आना। ईट क्या मतलब है? खाना। प्ले क्या मतलब है? खेलना। ऐसी डू क्या मतलब है? करना। तो यह हमेशा करना वाला सेंस देगा। अब पिछले वाले रूल से आपको यह बात तो क्लियर हो गई कि भाई ये वाला जो है डिड है ये पास्ट में आएगा, ये दोनों प्रेजेंट के हैं, ये वाला प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये वाला सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब जरा इससे सेंटेंस बना देते हैं। जैसे आई डिड एवरीथिंग फॉर माई फैमिली। तो लड़का कह रहा है ये सब कुछ मैंने अपने परिवार के लिए किया था। तो डिड आ गया, किया करना वाला सेंस दे रहा है। डस से बनाऊंगा तो भी शी डस द टास्क ऑनेस्टली। क्या मतलब हुआ कि वो टास्क कैसे करता है? ईमानदारी से करती है डस। वो शी डस द टास्क ऑनेस्टली कैसे करती है? ईमानदारी से करती है। डस क्यों लगाया? क्योंकि शी है और शी सिंगुलर है। अगला दे डू दिस वर्क एवरी डे, ये काम वो प्रतिदिन करते हैं। तो यहां पे भी आप देखेंगे करना आ रहा है। तो मैंने क्या बताया कि कभी भी कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करेगी तो अपना एक्चुअल या लिटरल मीनिंग जो होता है वो देगी। तो इसने अपना एक्चुअल और लिटरल मीनिंग क्या बताया? करना। बात खत्म हो गई। प्रेजेंट है तो डिड डू डज या डू आएगा, पास्ट है तो डिड आ जाएगा। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब याद रखो कभी अकेले नहीं आती, अपने साथ हमेशा और हमेशा एक मेन वर्ब लेती है। हेल्पिंग वर्ब कभी अकेले आती ही नहीं है। अगर कोई वर्ब हेल्पिंग है तो वो अकेले आएगी नहीं, अपने साथ हमेशा एक मेन वर्ब लेगी। और डिड, डू और डस के सेंस में ये वर्ब हमेशा और हमेशा कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म। और गहराई से भी समझोगे। देखो हर वर्ब की 5 पॉसिबिलिटी होती हैं। एवरी वर्ब हैज 5 पॉसिबिलिटीज। जैसे मैंने बताया ना, बेचारा सब्जेक्ट सीधा साधा बोला वाला होता है। किंग लिख दिया तो किंग्स हो सकता है, बस किंगिंग नहीं हो सकता, किंगड नहीं हो सकता, बॉयड नहीं हो सकता, चेयरिंग नहीं हो सकता। तो बेचारे जो नाउन है वो या तो सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं। ये हो सकती है। जब आप लिखते हैं ईट तो याद रखिए ये ईट्स भी तो होता है, ये एट भी हो जाता है, ये ईटिन भी हो जाता है और ये ईटिंग भी। इसे हम यूजुअली फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, इसे हम यूजुअली सिंगुलर कहते हैं, ये वाली सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म और ये आईएनजी फॉर्म। ठीक है, कुछ लोग इसे V4 भी कह देते हैं।
खैर यहां पे पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है कि डिड डू डस कहीं भी तुम्हें मिल जाए, जिंदा मुर्दा किसी भी हालात में, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चिपका दोगे। फर्स्ट फॉर्म जब भी मैं कहूंगा तो ये वाली जो होती है याद रखो कौन सी, प्लूरल। ठीक है, 3 केस में तुम्हें ऐसा होता हुआ मिलेगा। पहला केस, या तो सेंटेंस हो जाए इंटेरोगेटिव, जिसे आप कहते हैं प्रश्नवाचक। दूसरा, सेंटेंस हो जाए नेगेटिव, मतलब नॉट वाले। या फिर आप बात कर रहे हो एम्फेसाइजेशन की, मतलब किसी चीज पे जोर देने की। आइए समझते हैं क्या मतलब है इस बात का। तो जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप जब भी बनाएंगे तो उसमें डिड डू डस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, डू यू लव म्यूजिक, या फिर डस शी वर्क्स ऑनेस्टली, डू दे रिसीव्ड द मनी। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब डू दे लव म्यूजिक तो बिल्कुल सही है, कोई भी गलती नहीं है इसमें। अच्छा, डस शी वर्क्स, ये हो ही नहीं सकता, डस शी वर्क्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब आप कहोगे सर शी के साथ तो वर्क्स ही होना चाहिए। बेटा डज इसलिए लगा है क्योंकि शी आया है, ऊपर तो मैंने डज नहीं लगाया क्योंकि यू आया था। यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है, डस सिंगुलर के साथ लगता है, तो शी सिंगुलर है, इसलिए आप पहले ही डज लगा चुके हैं, तो इसको सिर्फ आप वर्क लिखेंगे, वर्क। डस शी वर्क ऑनेस्टली। इसी तरीके से डू आपने लगा दिया तो आप रिसीव्ड नहीं लिख सकते, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। ये जो रिसीव्ड है ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा रिसीव। सो डू दे रिसीव द मनी। तो डिड डू डस के साथ कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अगला सेंटेंस देखिए, नेगेटिव। जैसे I will not help a corrupt minister। मैं मदद नहीं करूंगा किसकी, एक करप्ट मिनिस्टर की। तो आपने क्या देखा कि यहां पे, अच्छा विल की जगह डू कर लेते हैं, आई डू नॉट। तो देखिए डू के साथ कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। आई डू नॉट हेल्प अ करप्ट मिनिस्टर। ठीक है, अगर मैं इसे शी से बनाता या ही से बनाता और डस कर देता, शी डज नॉट सपोर्ट अस, वो हमें सपोर्ट नहीं करती। तो डस के साथ आपने क्या लिखा, सपोर्ट। ये सपोर्टिंग नहीं हो सकता, ये सपोर्टेड नहीं हो सकता, ये सपोर्ट्स नहीं हो सकता। जितनी भी फॉर्म यहां पे लिखी है कोई और नहीं आ सकती, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये पॉइंट है। ऐसे ही दे डिड नॉट किल द मैन, उन्होंने उस आदमी को नहीं मारा था, तो ये किल ही होगा। यहां पे आप किल्ड लिख देंगे तो भी गलत है, किल्स लिख देंगे तो भी गलत है, किलिंग लिख देंगे तो भी गलत है, कुछ भी लिखेंगे गलत है, सिर्फ किल हो सकता है। टू किल लिख देंगे तो भी गलत है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो याद रखिए डिड डू डस के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब हम आ जाते हैं एम्फेसाइजेशन। एम्फेसाइजेशन का क्या मतलब होता है, जब आप किसी चीज को जोर दे के कह रहे हैं, स्ट्रेस दे के कह रहे हैं ना, स्ट्रेस दे के कह रहे हैं, जोर लगा के कह रहे हैं। ठीक है, तो एक तो सेंटेंस होता है आई स्टडी। जब घर वाले तुम्हें लाना तो दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते, तो तुम झिल्ला के कह देते हो क्या, ये वाले सेंटेंस, आई डू स्टडी, मैं पढ़ता तो हूं। ये कब कहा तुमने, जब कोई तुम्हें एम्फेसाइज कर रहा है कि यार तू पढ़ता ही नहीं है, तेरे लिए लैपटॉप दिला दिया, वाईफाई लगवा दिया, पढ़ता ही नहीं है, तुम कहो आई डू स्टडी, पढ़ता तो हूं और कैसे पढ़ूं, तो आई डू स्टडी। या फिर मान लो ये वाला सेंटेंस होता है, तुम कहते हो उससे आई लव यू, मान ही नहीं रही है, नहीं तो मुझसे प्यार नहीं करते, तुमने मेरे बर्थडे पे मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, यू डोंट लव मी। तुम कह रहे हो नहीं नहीं मैं देख तुझसे प्यार तो करता हूँ, बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दे पाया, मेरे पास पैसे नहीं थे, बाकी तो देख तेरे रिचार्ज तो मैं ही कराता हूँ और भी बहुत काम करता हूँ तेरे लिए,
ऐसे कैसे तू कह सकती है? नहीं, यू डोंट लव मी, ठीक है, और आज के बाद मेरे को फोन मत करना, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तो मैं तो कहना पड़ता है क्या? आई डू लव यू, मैं तुमसे प्यार करता तो हूं, तो ये करता तो हूं वाला सेंस देता है बेसिकली, है ना। तो जब आप एम्फेसाइज करना चाहते हैं, एक सेंटेंस और देख लीजिए इसमें पास्ट में, जैसे आपने कहा शी डिड लव मी बट शी डिडंट मैरी मी। तो कह रहा है शी डिड लव मी, प्यार तो किया था उसने मुझसे, बट शी डिडंट मैरी मी, पर उसने मुझसे शादी नहीं करी। तो देखो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, डिडंट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, तो डिड डू डस के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म। एक बार क्विक रिवीजन कराता हूं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया कि डिड डू डस एक ऑक्सिलरी वर्ब है। कैसी वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब है, जो कभी काम करेगी मेन वर्ब की तरह, कभी काम करेगी हेल्पिंग वर्ब की तरह। जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है, बताती है अपना एक्चुअल मीनिंग। तो भाई इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? करना, ठीक है। तो यहां पे इसका देखो करना करना करना, एक्चुअल मीनिंग बता रही है, ठीक है। इसके बाद जब भी ये हेल्पिंग वर्ब होगी तो अकेले नहीं आएगी। कोई भी वर्ब जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो हेल्पिंग इसीलिए होती है कि वो बेसिकली मेन वर्ब के लिए आती है। मेन वर्ब आपकी बताती है एक्चुअल मीनिंग, है ना, और हेल्पिंग वर्ब आपको टेंस बता देती है उसका। भाई इससे पता चला प्रेजेंट है ना, और अगर सेंटेंस में डिड लिखा है तो इससे पता चला पास्ट है, इसी से तो पता चल रहा है पास्ट है, बाकी सब जगह प्रेजेंट है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का काम होता है टेंस बताना, टेंस आइडेंटिफिकेशन, और मेन वर्ब क्या बताती है? एक्चुअल मीनिंग। अब ये बात तय हो गई कि डिड डू डस कहीं भी मिल जाएगा, उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, आंख बंद करके, कोई एक्सेप्शन नहीं है। देख लो सब जगह लगाइए, फर्स्ट फॉर्म 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 एंड फर्स्ट फॉर्म। तो डिड डू डस के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ये था आपका रूल नंबर 2। समझ में आ गया? थम्स अप, पीडब्ल्यू टाइगर बनाइए। डाउट है, दुविधा है, शक है, तकलीफ है, दर्द है, खाज है, पूछ लीजिए जल्दी से। ठीक है। अच्छा एक बात और देखो, अब ना तुम जिंदगी में बड़े हो रहे हो, तो ना डिसीजंस खुद लेना सीखो। ये किसी भी टीचर से मत पूछना जो तुमने मुझसे पूछा है नोट्स बनाए क्या। देखो अपनी स्टडीज को अब तुम्हें खुद प्लान करना पड़ेगा, ये तुम्हारा स्कूल नहीं है। स्कूल में क्या होता है, तुम्हें स्पून फीडिंग कराई जाती है, क्योंकि तुम्हारा एडमिशन वहां पे एलकेजी से होता है। जब तुम यहाँ पे आते हो कोचिंग में, तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है तुमसे कि ये बच्चा 10-12 साल स्कूल में पढ़ के आया है, कम से कम अपनी जिंदगी में इसने 25-30 टीचर से तो पढ़ाई है मिनिमम, है ना। इसे स्कूल में 25-30 टीचर ने तो उसकी जिंदगी में इसको पढ़ा दिया है। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि तुम्हें बेसिक आता है। अगर मैं कहूंगा इंग्लिश तो तुम समझ जाओगे इंग्लिश। हमें पता है कि एटलीस्ट तुम्हें लेटर्स और वर्ड्स आते हैं, एटलीस्ट तुम इंग्लिश लिख सकते हो, थोड़ी पढ़ सकते हो, और थोड़ी बहुत थैंक यू, आई लव यू, सॉरी इतना बोल सकते हो। ये हमारी बेसिक एक्सपेक्टेशंस है तुमसे। अगर तुम ये भी तोड़ दोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर हम खुद सोचेंगे कि तुम्हें क्या पढ़ाएं। ये बैच आपका 4 महीने का बैच होता है, तो 4 महीने में या 5 महीने में कोई टीचर आपको कितना घिस देगा इंग्लिश पे, मैथ्स में, किसी भी चीज में। इसीलिए इसको कहते हैं कोचिंग। ये कोचिंग सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जिनको ऑलरेडी आता है। कोचिंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे बॉलिंग सीखनी है और मैं जाऊं किसी एकेडमी में और मैं कहूं भाई मुझे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बॉल फेंकनी है, बुमराह जैसी बॉलिंग करवा दो मेरी सर। सर कहेंगे ठीक है बेटा ये लो बॉल जरा फेंक के दिखाओ। तो मैं गया लेके बॉल और भागता हुआ आया और फेंकी, ये ले। बताओ हूं किस लायक मैं? कोच सिखाएगा मुझे, कोच मुझसे कहेगा पहले सीम पकड़ना सीख, ठीक है, मुझसे कहेगा पहले सीम पकड़ना सीख, बॉल को हाथ घुमा के फेंकना सीख, हाथ घुमा के। अगर तू हाथ घुमा के फेंक पा रहा है, ठीक है, बॉल को सीम पकड़ के फेंक रहा है, तब हम तेरी लाइन, लेंथ और स्विंग पे वर्क कराएंगे। तो ये कोचिंग ऐसी ही होती है। ऐसा नहीं होता कि तुम आ गए तुम्हें नहीं पता, अच्छा बॉल में सिलाई भी होती है, हैं? सिलाई तो हमारे कच्चे में भी होती है, कच्चे की बॉल बन जाएगी क्या? ऐसे वाले सवालों का जवाब तुम्हें कोच देगा नहीं, तुम्हें पटक पटक के मारेगा। ठीक है, तो ये बात तुम ध्यान रखो कि तुम्हारा सवाल
ऑफिसर वाला सवाल होना चाहिए। बिहेव लाइक एन ऑफिसर, टॉक लाइक एन ऑफिसर, ठीक है, एंड लिव लाइक एन ऑफिसर। ठीक है, चलिए रूल 3। टाइम कितना हो गया पहले ये दिखाओ, फिर रूल 3 समझाएंगे, अभी तो बहुत टाइम है। रूल 3 ये थोड़ा सा और टेढ़ा है, इसको तो तुम जानते होगे, TO2। इस रूल को TO2 ये कैसे वर्क करता है? तो इस रूल का नाम है आफ्टर टू। ये टू एक प्रपोजिशन होता है, इसके बाद 3 चीजें हो सकती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी, इसके बाद कोई वर्ब ही ना आए, नो वर्ब, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर वर्ब आ गई तो क्या होगा? तो पहली पॉसिबिलिटी है कि टू के बाद कोई वर्ब ही नहीं आए, और ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस देखेंगे, आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे आपने लिखा आई वेंट टू द टेम्पल, लो वर्ब ही नहीं आई टू के बाद। शी केम टू माई स्कूल, लो टू के बाद वर्ब भी नहीं आई। अब माई स्कूल या द टेम्पल, वर्ब तो है नहीं, कोई एक्शन तो है नहीं। तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन है तुमसे कि तुम्हें बेसिकली पता होता है कि वर्ब एक्शन होता है ना। अगर मैं तुमसे कहूंगा रमेश, तुम कहो सर रमेश तो वर्ब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगेगा यार इतना तो बच्चों को पता है यार कि नाउन होता है रमेश। क्योंकि 10वें में अगर तुम CBSE ICSE से हो, लिखने के लिए लेटर राइटिंग आती है ना। 12वें में तुम्हारा लेटर भी होता है, कितना कुछ होता है। अभी तो 2 साल हो गए मुझे, छोड़ दिया मैंने पढ़ाना NCERT वाला पे, तो वहां पे मुझे उन्हें लेटर राइटिंग प्रिपेयर कराना पड़ता था, रिपोर्ट राइटिंग प्रिपेयर कराना पड़ता था, ठीक है, और एडवर्टीजमेंट और पता नहीं क्या क्या तुम्हारे यहाँ आता है। तो भाई वो सब चीजें तुम्हें क्यों कराई गई? ताकि आगे तुम कहीं कुछ करो तो तुम्हें अच्छे से आता हो। हिंदी मीडियम से हो तो उसमें भी इतनी मैंडेटरी अंग्रेजी तो होती है, टेंसेस तो सबको पढ़ना ही पड़ते हैं। तो इतनी एक्सपेक्टेशन यार हमारी तुमसे है, और इतने इससे प्लीज मत तोड़ना। तुम्हारी भी हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी ना कि सर जो पढ़ाएं वो एग्जाम में आए, तो वो तभी हो पाएगा जब बेसिकली आपके इतने बेसिक तो ठीक होंगे कि आप चीजों को समझ पाए, छोटी छोटी चीजों को। चलिए, अच्छा, तो पहली पॉसिबिलिटी कि टू के बाद वर्ब ही नहीं आएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर कभी वर्ब आ गई तो याद रखो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। अब फर्स्ट फॉर्म का क्या मतलब है? हर वर्ब की 5 पॉसिबिलिटीज, ईट, ईट्स, एट, ईटन या ईटिंग। ये बेटा फर्स्ट फॉर्म, ये वाली सिंगुलर, ये वाली सेकंड, ये थर्ड, और ये वाली ING, ठीक है। तो हर वर्ब की 5 पॉसिबिलिटी। तो अगर टू के बाद या तो वर्ब ही नहीं आएगी, और कभी भी आ गई तो हमेशा कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म। देखो दिखाता हूं कैसे। I wanted to buy a car. She will have to earn money. They earn money to live happily. अब जरा सेंटेंसेस देखिए तीनों। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो भी आप टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सेंटेंस फ्यूचर में है तो भी आप टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो भी आप टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टू के बाद याद रखिए हमेशा आप फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, चाहे सेंटेंस प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, या फिर फ्यूचर में हो। टू के बाद या तो वर्ब भी नहीं आएगी, और आएगी तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे की बात देखते हैं। आगे की बात क्या देती है? आगे की बात कहती है एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? कभी कभी आपको आफ्टर टू, हाँ जी, कभी कभी आफ्टर टू आपको देखने को मिल जाएगी क्या?
वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और ये होगा जिरंड। ठीक है, जिरंड क्या होता है वो भी समझा देता हूं। जब कभी वर्ब दिखे और उसके साथ आईएनजी चिपकी दिखे, वो काम करेगा नाउन जैसा, नाउन की तरह काम करेगा, कोई ना कोई एक्टिविटी बताएगा। और कहलाएगा क्या? जीरंट। ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी एक्ट्स एज अ नाउन, एक्टिविटी, कहलाएगा जीरंट। इसी तरीके से अगर आप वर्ब के साथ लगाते हैं आईएनजी, दोनों बातें सेम है, देख लो, वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी, ये कहला रहा है जीरंट। लेकिन अगर ये एक्ट नाउन की तरह नहीं करे, एक्ट्स नॉट एज अ नाउन, इसमें नाउन नहीं होगा, और बताएगा क्या? कंटिन्यूएशन बताएगा, किसी चीज का लगातार होना बताएगा, कंटिन्यूएशन। तो बच्चे मेरे कहलाएगा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। चलो मैं सेंटेंस लिखता हूं, तुम अपने आप समझ जाओगे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक है, देखो भाई, ये सिर्फ आप मीनिंग निकाल के समझ सकते हैं। मैं सेंटेंस लिखूंगा, तुम्हें बताना है कि सेंटेंस में वो जीरेंट है या प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो जो जीरेंट होगा वो नाउन जैसा होगा, एक्टिविटी जैसा होगा। ये जो आईएनजी फॉर्म है ना वर्ब की, ये दोनों हो सकती है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, जीरेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस पे। जैसे कह रहा है गोइंग थ्रू द वुड्स आई सॉ ए स्नेक। ठीक है, तो मीनिंग आप निकालिए इसका, और मुझे बस इतना बता दीजिए कि गोइंग जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए। जिरंड होगा तो नाउन जैसा होगा, एक्टिविटी बता रहा होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो कंटिन्यूएशन बता रहा होगा। ये मैंने खोली चैट, जल्दी से बता दीजिए जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल। जिरंड है तो जी बना दीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो पी पी बना दीजिए, पी पी बना दीजिए। बहुत शानदार भाई, ज्यादातर बच्चे मुझे सही जवाब देते हुए दिख रहे हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, चलिए दूर कर देते हैं। तो गोइंग का मतलब है जाते हुए, ये नहीं कह रहा जाना, गोइंग थ्रू द वुड्स, जंगल से जाते हुए, फॉरेस्ट से जाते हुए। आई सॉ ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा, जाते हुए, तो जाते हुए हो गया ना मेरे बच्चे कंटिन्यूएशन, इसलिए ये क्या हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल। याद रखिए ये क्या है? ये है पीपी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगला सेंटेंस देखो, अब जल्दी से ये वाला गोइंग बताओ। जिरंड है तो जी बना दो, प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो पी पी बना दो। गोइंग देयर वॉज अ बिग मिस्टेक। बहुत बढ़िया बताया आपने, ये बिल्कुल जिरंड है, बिल्कुल सही बताया आपने, है ना। गोइंग देयर, वहां जाना। देखो याद रखो, जहां भी कुछ ऐसा सेंस है ना, आना जाना, खाना पीना, हंसना रोना धोना करना कराना, सारे जिरंड होंगे। आता हुआ, जाता हुआ, करता हुआ, सोता हुआ, रोता हुआ, धोता हुआ, सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल होंगे। ठीक है, तो आना जाना खाना पीना जिरंड, आता हुआ जाता हुआ खाता हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक और सेंटेंस देखो,
आई लव ईटिंग आइसक्रीम्स। तो जल्दी से बता दो, ईटिंग जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल? जिरंड है तो जी बना दो, प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो पी पी बना दो। आई लव ईटिंग आइसक्रीम्स। तो भाई यहाँ पे बच्चों में मुझे मतभेद दिख रहा है, कुछ पी बना रहे हैं कुछ। अब देखो समझने की कोशिश करो, मीनिंग निकाल लो। आई लव ईटिंग, मुझे पसंद है खाना या खाता हुआ। ये क्या कह रहा है कि मुझे पसंद है खाता हुआ आइसक्रीम? मुझे पसंद है खाता हुआ आइसक्रीम या आइसक्रीम खाना? अरे खाना या खाता हुआ? खाना या खाता हुआ? जल्दी बताओ, खाना या खाता हुआ? खाना, समझ गए तुम। और इसलिए ये क्या है? जीरंड है, जैसे ये जीरंड था। एक और सेंटेंस देखो। जल्दी से बताओ, स्लीपिंग क्या है? हैव यू एवर सीन अ हॉर्स स्लीपिंग? जिरंड है तो जी बना दो, और प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो पी पी बना दो। हाँ जी, बहुत सही, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पीपी है। कैसे? कह रहा है हैव यू एवर सीन, क्या कभी तुमने देखा है घोड़ा सोना या सोता हुआ घोड़ा? खुद बताओ, मीनिंग निकाल के बता दो, इसका क्या मतलब है? क्या तुमने कभी देखा है सोता हुआ घोड़ा या घोड़ा सोना? अगर इसका मतलब तुम कहते हो सर घोड़ा सोना है, इसका मतलब तो भाई ये जिरंडी है। पर इसका मतलब घोड़ा सोना नहीं है, सोता हुआ कंटिन्यूएशन, इसलिए ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। सिंपल ना। आखिरी क्वेश्चन देख लो इसमें। शी केम शाउटिंग एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। तो मुझे बता दो इसमें शाउटिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो पीपी बना दो, और जिरंड है तो जी बना दो। बहुत सही, बहुत सारे बच्चों को आ गया है ये। ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही। ये भाई पीपी ही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है। क्यों है? शी केम शाउटिंग, वो चिल्लाती हुई आई। या चिल्लाना, वो आई चिल्लाना। वो आई चिल्लाना थोड़ी है, नाम थोड़ी यहां पे किसी का चिल्लाना। शी केम कैसे आई? चिल्लाती हुई। शी केम शाउटिंग एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, और मदद के लिए उसने कहा। ठीक है, तो बड़ा आसान हो गया ये। आपने क्या सीखा यहाँ पे? आपने ये सीखा, एक बार फिर से वापस जाते हैं, इसको बंद करते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया, अब देखो आपका आपका काम क्या है। जहां भी आपको आईएनजी फॉर्म दिखे ना, कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी रीड कर रहे हो, आईएनजी फॉर्म दिखे तो सोचने की कोशिश करो जिरंडे प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना? ज्यादा दिन नहीं, 10 दिन कर लो ये। 10 दिन बाद तुम्हारे सारे जिरेंट पार्टिसिपल क्लियर हो जाएंगे। ये कुछ चीजें ना प्रैक्टिस से आती हैं, कुछ चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। ये उन्हीं में से एक चीज है। तो मैंने इस रूल में आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया टू के बाद या तो वर्ब भी नहीं आएगी, और अगर आ गई तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, सेंटेंस चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। कभी कभी ऐसा होगा भाई कि टू के बाद आईएनजी आएगी, वो आईएनजी वर्ब नहीं होगी, जिरंड होगी। और जिरंड क्या होता है? नाउन जैसा होता है। तो तुम ये नहीं पूछोगे सर ऐसा होगा कब, कब कब टू के बाद आईएनजी आएगी? तो कुछ फ्रेजेस हैं, ये तुम मेरे साथ चाहो तो कॉपी कर सकते हो। इन फ्रेजेस के बाद आईएनजी ही आती है। कौन सा है ये फ्रेजेस? लिखते जाइए। गिव इन टू, टेक इन टू, प्रोन टू,
ऑब्जेक्ट टू, एवर्स टू, ज्यादा नहीं है, 10-12 हैं बस। ऑपोज टू, एडिक्टेड टू, accustomed to, habituated to, devoted to, look forward to, with a view to। तो इन सब के बाद याद रखिए आप क्या यूज करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इनके मीनिंग बता देता हूं और ये भी बता देता हूं कि देखिए, गिवन टू, टेकन टू आपको पता होगा। प्रोन का मतलब होता है संभावित होना, संभावित होना। जैसे आपने कहा द पुअर आर प्रोन टू गेटिंग सिक, है ना, बेचारे बीमार हो जाते हैं बीमारियों से। कोविड में सबसे ज्यादा कौन मरे, गरीब मरे। तो द पुअर आर प्रोन टू, तो उसके बाद गेटिंग ही आएगा, गेट नहीं आ सकता। टू के बाद जो मैंने गेटिंग लिखा है वो वैसे ही होगा, गेट नहीं हो सकता, गॉट नहीं हो सकता, गेट्स नहीं हो सकता। ये पॉइंट है, संभावित। तो गरीब जो है वो संभावित होते हैं कि वो बीमार पड़ जाते हैं आसानी से, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू, एवर्स टू, ये तीनों का मतलब सेम है। ऑब्जेक्ट का मतलब तुमने सुना होगा, आई ऑब्जेक्ट मिलॉट, किसी चीज के खिलाफ जाना। एवर्स अगेन नापसंद करना, डिसलाइक करना। अपोज भी खिलाफ जाना ही होता है। तीनों को इसलिए मैंने येलो मार्कर से अंडरलाइन कर दिया। तो जैसे मैंने कहा वी एवर्स टू ईटिंग नॉन वेज, हम नापसंद करते हैं नॉन वेज खाना। तो आपने एवर्स टू के साथ ईटिंग लगाया, ये ईट नहीं हो सकता, ईट नहीं हो सकता, ठीक है बच्चा। अब इसी तरीके से ये एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, डिवोटेड टू, अकस्टम टू, इन सब का मतलब भी एक जैसा होता है ना। इसका एडिक्टेड का क्या मतलब होता है, आदी हो जाना। हैबिचुएटेड क्या मतलब है, किसी चीज को अपनी आदत बना लेना, ठीक है। अकस्टम्ड का क्या मतलब है, किसी चीज को कस्टम बना लेना, प्रथा बना लेना, प्रथा बना लेना। और डिवोटेड, भक्ति में लीन हो जाना, अगेन किसी चीज को प्रथा बनाने के या बिल्कुल डिवोशन के साथ करना। तो सब एक जैसे ही है ये। तो एक एग्जाम्पल देता हूं अकस्टम टू से। She is accustomed to touching the feet of her elders। क्या मतलब वो कि वो आदी है, उसकी आदत हो गई, उसने इस चीज को अपनी प्रथा बना ली है कि वो अपने बड़ों के पैर छूती है। तो शी इज अकस्टम टू टचिंग द फीट ऑफ हर एल्डर्स। एंड ऐसी लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है प्लान करना किसी चीज को ना, लुक फॉरवर्ड मतलब प्लान करना। और विद अ व्यू टू का मतलब है इस नजरिए के साथ। जैसे मैंने कहा यू हैव कम हियर विद अ व्यू टू लर्निंग इंग्लिश। आप यहां पे कैसे आए हो, इस नजरिए के साथ आए हो कि अंग्रेजी पढ़ना सीखोगे। और यहां खत्म होता है आपका रूल 3। एक बार क्विक रिवीजन 10 सेकंड में कि मैंने क्या पढ़ाया। देखो ये एक ही पेज पे क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि एक रूल एक ही पेज पे रहे, कभी आपको रिवाइज करना पड़े आप भटाक से कर ले। क्या बताया मैंने आपको बताया कि भाई टू के बाद सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि उसके बाद कोई वर्ब ही ना आए, पहली पॉसिबिलिटी आपने देखा कि उसके बाद कोई वर्ब ही ना आए, ये वाली है। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर कभी वर्ब आ गई तो याद रखो हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ये देखो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, फर्स्ट फॉर्म। फिर मैंने बताया कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि इसके साथ आईएनजी आ जाए। तुमने पूछा कब आएगी आईएनजी? आईएनजी आएगी जब तुम्हें इनमें से कोई फ्रेज मिल जाएगा। तो टू के बाद सीधे आईएनजी चिपका देना, जैसे आपने इन सारे केसेस में से चिपकाई है। पर याद रखना ये सारे क्या हैं, जिरंड है। 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 अब
तुमने सोचा जिरंड क्या, जिरंड की एग्जामिनेशन मैंने यहाँ पे करी है, अच्छे से आपको समझाया है एक्सप्लेनेशन के साथ कि जिरंड क्या होता है, एक्टिविटी बताता है, नाउन जैसा होता है, देखने में आईएनजी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चंस कर लोगे आप, बना लोगे? शैल वी मूव फर्दर? तैयार हैं आप? सीधे क्वेश्चंस करेंगे, फड़फड़ा रहे हैं क्वेश्चंस। चलिए, तो हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 1। एक बार पढ़ लीजिए इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या दे रखे हैं आपको, सेंटेंस दे रखे हैं। वैसे अभी मैंने आपको कराया इस तरह का क्वेश्चन। इसमें 1 2 3 पार्ट है, अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर लगा दीजिए। 30 सेकंड का छोटा सा काम है, फटाक से क्वेश्चन करके दीजिए। ऑल द बेस्ट। आई विश आई वॉज द पीएम ऑफ इंडिया, तो इट शुड बी आई विश आई वर। भैया काहे वर, हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक बात कर रहा है, प्रधानमंत्री थोड़ी है देश का वो। बहुत बढ़िया, तो पहली ही बार में बच्चों ने दिया जबरदस्त परफॉर्मेंस। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ आ गया ना? जहां समझ नहीं आए वहां पूछ लेना। अगला देखते हैं। सही जा रहे हो, अगला देखो। बॉस की जगह पर, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बता रहे हैं बस आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं चेक कर रहा हूं। अरे देख लेंगे डाउट सेक्शन। डाउट सेक्शन देख के तो मूड खराब होता है, इतने घटिया सड़े हुए डाउट हैं तुम्हारे बैच के। अभी खोला था डाउट सेक्शन, आदमी ही बदल जाता हूं डाउट खोलते ही। ऐसी बात पूछते हो, पढ़ाई से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं होता। और इसमें भी डाउट आ रहा है, चप्पल निकाल के मुंह पे मार लो अपने। इस पे भी अगर तुम्हें डाउट आ रहा है, इतनी बेसिक चीज सिखा रहा हूं, इतनी बेसिक चीज कि सब पढ़ के आते हैं कहीं ना कहीं से, उसमें भी तुम्हें डाउट आ रहा है। अबे अभी प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, नॉन फाइनाइट्स, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, मॉडल्स, नरेशन, वॉइस में तो जान ही चली जाएगी तुम्हारी, तुम्हें इसमें डाउट आ गए तो। 3 रूल पढ़ाए, सिर्फ 3 रूल डिटेल में, उसके बाद भी तुम्हें डाउट आए। हद होती है भाई बेशर्मी की। देखो भाई, यहां प्रॉब्लम आ गई पार्ट बी में। ठीक है, क्या हुआ? इफ शी वर हिम, तो ये बात तो सही है, इफ शी वर, पर ये हिम नहीं होगा अगर आप यहां पे सब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है भाई? जो लिखते हो ना, ही, शी, इट, दे, आई, ये सारे सब्जेक्टिव होते हैं। मतलब सब्जेक्ट की तरह यही यूज होते हैं, यही वाले प्रोनाउन। अगर आप इसको हिम कर दोगे, अगर आप इसको हर कर दोगे, अगर आप इसको इट की जगह, इट तो हर इट ही रहता है, दे का तुमने देम कर दिया या आई का मी कर दिया, तो बच्चे ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। और जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हो, ऐसे कर रहे होते हो, तो ये हमेशा सब्जेक्टिव रहता है। तो हिम की जगह क्या हो जाएगा? ही। आप हमेशा लिखेंगे इफ आई वर ही, इफ आई वर शी, इफ आई वर दे। लेकिन मैं हिम नहीं कर सकता, हर नहीं कर सकता, देम नहीं कर सकता। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस साल के पेपर में स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन नहीं आया तो स्पॉटिंग एरर नहीं कराऊं? मत पढ़ भाई फिर,
छोड़ दे वाली क्लास, सो जा जाके। 1 साल का पेपर इसने देख लिया, इसी में इसने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली। अब ये एक आसान क्वेश्चन है। इफ यू वॉज एन अमेरिकन यू वुड नॉट टेक ESL क्लासेस। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर तुम अमेरिकन होते, तो हाइपोथेटिकल हो गया। हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, कुछ भी हो जाए, इट शुड बी वर। इफ यू वर एन अमेरिकन, आंसर इज ए। 78% ने सही जवाब दिया। मतलब आ रहे हैं क्वेश्चन करना आपको, ऐसी बात नहीं है। वर आई अ किंग आई वुड ब्रिंग पीस इन दी वैली। आंसर हो जाएगा नो एरर, डी। अब यहां पे एक सीखने वाली चीज है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका गलत हुआ। याद रखिए, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, क्वेश्चन वही जो सिखा कर जाए। तो अगर गलत हो रहा है तो दिल छोटा नहीं करना है, अच्छी बात है गलत हो गया। तो अगर आप लिखते हैं इफ आई वर अ किंग, तो ये बराबर होगा किसके, वर आई अ किंग। ये दो तरीके हैं लिखने के, है ना। इस वाले तरीकों को बोलते हैं इन्वर्जन। इसकी क्लास होगी आपकी इन्वर्जन की, आगे जाके आप जानेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए, इसको लिखने के दो तरीके हैं। इफ आई वर अ किंग भी लिख सकते हैं, वर आई किंग भी लिख सकते हैं। अगर आप लिखते हैं इफ शी वर आई, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वर शी आई। ठीक है, दोनों तरीके सही हैं। अगर आपने लिखा इफ ही वर एन ईगल, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वर ही एन ईगल। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों तरीके बिल्कुल सही है लिखने के। जैसे आपने देखा होगा ना, मैं ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। हैड आई बीन देयर भी लिखते हैं, और ये भी लिखते हैं इफ आई हैड बीन देयर। बस याद रखिए, इधर इफ लगाते हैं तो इधर इफ नहीं लगाते हैं। ये दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर हो गया इसमें नो एरर, डी। क्वेश्चन कह रहा है डिड ही कॉल्ड यू येस्टरडे एट नाइट। तो ये क्वेश्चन इतना लंबा नहीं है कि आपको इतना लंबा पोल दे, 30 सेकंड से कम का पोल आता नहीं है। और डिड डू डस के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इट शुड बी कॉल। बस इतनी सी बात थी। डिड ही कॉल यू येस्टरडे, बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया जा रहा है भाई, 60% से ज्यादा बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
डू यू रियलाइजेस दैट इज द फर्स्ट टाइम यू हैव डन दैट? तो डू यू रियलाइजेस थोड़ी होगा, डिड डू डस के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, इट शुड बी डू यू रियलाइज। ए पार्ट में एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, she does not seize with her eyes but through the inner faculty to serve which eyes were given to us. So did do does के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, सीज की जगह सी। और स्कोर आपका बढ़ता जा रहा है, 85% ने सही जवाब दिया। तो चलो थोड़ा सा स्कोर तुम्हारा कम करने की कोशिश करते हैं, 85% तो बहुत जाने लगा, चलो कम करते हैं। यहां देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। She loves to wearing really colorful dresses, तो she loves to wearing नहीं होगा, she loves to wear। भैया टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सीखा तो है, सीखा है ना, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत उठ रहे थे ना 85%, इसलिए भाई गलत भी होना जरूरी था। कितना आसान क्वेश्चन था, वैसे चाहते तो सब सही कर सकते थे। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म पढ़ाई है सीधे। कह रहा है आई अग्रीड टू हेल्पिंग, क्यों कह रहा है भाई, अग्रीड टू हेल्पिंग क्यों कर रहा है, आई अग्रीड टू हेल्प रीना। सीधी सी बात, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बढ़ गया तुम्हारा स्कोर 76%, बढ़िया भाई, सीखने लगे बच्चे। चलो तो फिर गिरा देते हैं स्कोर, बहुत सीख रहे हो ना तुम, पटकी मार देते हैं। चलो कोई कह रहा है टू के बाद आईएनजी होने से जिरंड भी तो हो सकता है। हाय मेरे क्यूट गधे, अभी बताता हूं। टू के बाद हमेशा आईएनजी नहीं आती, हमेशा जिरंड नहीं होता। कुछ फ्रेजेस बताए हैं उनके बाद ही आईएनजी लगती है, नहीं तो नहीं लगती है, जिरंड हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, समझे। टू के बाद नहीं लगता, तो यहां पे यहां लगेगा यहां लगेगा, क्यों लगेगा सीख लो भाई। देखो याद रखो, ये एक नई चीज है, पढ़ाई नहीं है,
इसलिए कोई बात नहीं, सीख लो। देखो एक ये यूज टू जो होता है ना, यूज टू ये बताता है तुम्हारी पास्ट हैबिट्स। जैसे तुमने कहा आई यूज टू टीच, मैं पढ़ाया करता था। शी यूज टू गैम्बल, वह जुआ खेला करती थी। ही यूज टू स्मोक, वो सिगरेट पिया करता था। सारी पास्ट हैबिट्स हैं, सारी की सारी कैसी हैबिट्स हैं? पास्ट हैबिट्स हैं। तो यूज टू क्या बताता है? याद रखना, पास्ट हैबिट्स बताता है। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, नॉर्मल चीज है, कुछ नया नहीं है। अब नई बात क्या है भाई? नई बात यह है कि कभी कभी क्या होता है, यूज टू से पहले आ जाती है कोई वर्ब। कभी कभी यूज टू से पहले आ जाती है कोई वर्ब, और अगर ऐसा हो जाता है तो यूज टू के बाद अब आईएनजी आएगी। आईएनजी तो टू के बाद जब भी आएगी वो जिरंडी होगी, ये बात याद रखना। प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होगी, ये जिरंडी होगी। क्या बताया मैंने? यूज टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, जैसे यहां आएगी। लेकिन अगर यूज टू से पहले कोई वर्ब आ गई तो आईएनजी लगेगी। देखिए कैसे, अगर मैंने कहा आई यूज टू टीच तो बात सही है, और मैं कहता आई एम यूज टू तो कहना पड़ता टीचिंग। अब टीच नहीं कहूंगा। इस सेंटेंस का मतलब है मैं पढ़ाया करता था, पास्ट हैबिट है, मैं पढ़ाया करता था। फिर मान लो लॉटरी लग गई मेरी, छोड़ दिया मैंने पढ़ाना, तो ये क्या है? आई यूज टू टीच। अब ये क्या है? आई एम यूज टू टीचिंग का मतलब है मैं पढ़ाने का आदी हूं। सुबह क्लास, शाम में क्लास, रात में क्लास। इसलिए बच्चे कहते हैं भाई सर क्लास में क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? अभी बेटा इतनी क्लास तुम्हारी लगेगी ना, तुम भी क्लास में ही खाओगे। फिर तो थोड़ा थोड़ा मैं मुंह में चबा लेता हूँ, क्वेश्चन करते हो, इतनी देर में निगल लेता हूँ। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आई यूज टू स्पीक, आई यूज टू टीच, मैं पढ़ाया करता था। एंड आई एम यूज टू टीचिंग, मैं पढ़ाने का आदी हो गया हूं। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो एम आ गया, यूज टू से पहले वर्ब आ गई तो आगे आईएनजी लग गई। ऐसे ही शी यूज टू गैम्बल, वो जुआ खेला करती थी ना। दिवाली पे एक आध बार जुआ खेल लिया उसने, मजा आया उसे खेलने में, वाह ना, जुआ में पैसा जीत गई, बढ़िया। फिर उसने क्या करा? शी गॉट यूज टू गैम्बलिंग। क्या मतलब हुआ? वो जुए की आदी हो गई थी, पैसा नहीं मिल रहा था तो पापा का ही पर्स काट दिया, मम्मी का ही मंगलसूत्र बेच डाला। शी गॉट यूज टू गैम्बलिंग। तो यूज टू से पहले क्या आया? गॉट। अब क्योंकि यूज टू से पहले गॉट आ गया तो अब आप यहां पे आईएनजी फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? वह जुआ खेलने की आदी हो गई थी, और यहां पे आदी थी, आदी हो गई थी मतलब कॉन्टिन्यूएशन में लगातार खेल रही थी, ये चीज है। ही यूज टू स्मोक, इसका मतलब है वो सिगरेट पिया करता था। फिर एक बार क्या हुआ? पापा ने पकड़ लिया, तो ही इज यूज टू स्मोकिंग। इसका मतलब क्या है? कि वो सिगरेट पीने का आदी है। इसमें क्या है? अभी भी है, ये प्रेजेंट में है ना, तो ये अभी भी आदी है। ये यूज टू स्मोक पुरानी बात है, पापा ने पकड़ लिया तो सुताई हुई, सिगरेट क्या, छाली, सुपारी सब भूल गया। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। अगर यूज टू से पहले कोई वर्ब लगेगी तो आईएनजी आ जाएगी। ऐसे यहां पे हुआ, आई एम यूज टू, मैं आदी हूं किस चीज का? गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी उठने का। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? थम्स अप, पीडब्ल्यू, टाइगर बना दो। डाउट है, दुविधा है, पूछ लो जल्दी से, फटाफट। कोई बात नहीं है सोनाली, तुम इंग्लिश का शेड्यूल फॉलो नहीं करोगे, मेरे बच्चे कोई और कर लेगा। 400 ही तो सीट्स हैं। देखो भाई, एनडीए में होता है कट थ्रोट कंपटीशन। सबसे पहली बात, आईआईटी और जेई का जो बच्चा होता है ना, वो भी एनडीए का फॉर्म तो भर ही देता है। नॉट एवरीवन बट मैनी। ठीक है, आईआईटी और नीट वाले। तो अगर तुम्हें लग रहा है सर मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूं, सर मैं मैनेज नहीं कर पा रहा, मेरा स्कूल भी होता है, स्कूल से मेरा ट्यूशन भी होता है, उसके बाद सर ये वाली क्लासेस भी लेना पड़ती हैं, उसके बाद सेल्फ स्टडी, मुझे टाइम नहीं मिलता। कोई बात नहीं है, नीड नॉट वरी, किसी और को टाइम मिल रहा है, कोई और कर रहा है, और उसका हो जाएगा और तुम रह जाओगे, फिर तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। ये नहीं कर पा रहे तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। देयर आर स्टूडेंट्स, मैंने देखा आईआईटी वाले बच्चे, मैंने एक बच्चे से अभी एक बच्चे का इंटरव्यू लिया, सिलेक्टेड कैंडिडेट, उससे पूछा बेटा मैथ्स में दिक्कत थी? नहीं सर मुझे मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्यों भाई, मैथ्स तो डिफिकल्ट होती है।
एनडीए की मैथ्स में बच्चे रो जाते हैं, फिर वो एक्चुअली आई वाज एन आईआईटी एस्पायरेंट एंड आई वाज डूइंग, मैंने कहा बेटा ये ठीक है, आईआईटी भी कर रहे थे साथ में एनडीए दे रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, इस चीज का ध्यान रखो। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो कोई और कर जाएगा, ये आपस में कंपटीशन है, तुम्हें दम लगाना पड़ेगा, हर हाल में दम लगाना पड़ेगा। तो ये बहाने छोड़ दो कि मैं ये नहीं कर पा रही हूं, मैं वो नहीं कर पा रही हूं, करो, हर हाल में करो, बिहेव लाइक एन ऑफिसर। बस तुमने खुद ही तो ये रास्ता चूज किया भाई, मैंने कभी चूज नहीं किया। आई हैव नेवर अप्लाइड फॉर एनी डिफेंस सर्विसेज। मुझे खुद पता था मेरे बस की नहीं थी, मुश्किल काम है, नहीं कर सकता था, नहीं बनती मेरे से एनडीए की मैथ्स, उस जमाने में भी पता था मुझे, समझ रहे हो ना। तो यहां पे पॉइंट क्या था, मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। मैं तुमसे भी यही कहूंगा, जो कर सकते हो वही करो, जिसके लिए तुम्हें कॉन्फिडेंस हो, जिसके लिए तुम अपने आप को घिसने को तैयार हो। अगर तुम घिसने को तैयार हो अपने आप को, अगर तुम रगड़ने को तैयार हो अपने आप को, सब कुछ बर्बाद करके भी तुम एनडीए जाना चाहते हो, तो तुम इस फील्ड के लिए हो, तुम्हारा कुछ बर्बाद नहीं होगा, तुम पहुंच जाओगे। पर तुम सोच रहे हो जाए, एनडीए नहीं होगा तो सीडीएस कर लूंगा, सीडीएस नहीं होगा तो एसएससी कर लूंगा, किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, क्या करूं सर, कुछ साइट का ऑप्शन लेके चलूं, तो साइट का ऑप्शन ही पकड़ेगा तू, ये बात याद रखियो। तो ये थोड़े कड़वे सच हैं यार। आई एम इम्प्रेस टू सी दैट हाउ डिवोटेड ही वॉज टू हेल्पिंग द पुअर। कोई गलती नहीं है, डिवोटेड टू के साथ तो आईएनजी ही आती है, कोई भी गलती नहीं है ना। क्या कह रहा है, मैं इंप्रेस्ड हूं ये देख के, टू सी दैट हाउ डिवोटेड ही वॉज, आप कहना चाह रहे हैं ही वॉज डिवोटेड टू हेल्पिंग। बस ये वाला सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में है और ये वाला एग्जैक्टली असर्टिव नहीं है। डिवोटेड ही वॉज टू हेल्पिंग दी पुअर, तो भाई डिवोटेड के साथ ये तो तुम्हें सिखाया था ना, क्या सिखाया था, डिवोटेड टू, गिवन टू, टेकन टू के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। क्लियर। हाँ, आर्मी में कहते हैं ना, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। तो बड़ी सीधी सी बात है भाई, तुम्हें अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। ये मत सोचो ये कर पा रहा है, ये सोचो ये कर क्या पैसे पा रहा है। अगर मैं नहीं कर पा रहा, मैं फुद्दू हूं क्या, ये बहुत बड़ा बादशाह ये कर लेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, इससे बेहतर करके दिखाऊंगा, तब चीजें तुम्हारे लिए आसान रहेंगी। आई एम इम्प्रेस्ड कैसे, जैसे आई एम टेंस्ड, जैसे आई एम डिप्रेस्ड, जैसे शी इज एंग्री। इम्प्रेस्ड क्या है वहां पे, एडजेक्टिव है। जैसे आई एम रिच, शी इज पुअर, ऐसी आई एम इम्प्रेस्ड, सिंपल। सो वी ऑब्जेक्ट टू, अभी ऑब्जेक्ट टू के साथ तो अलाउ थोड़ी होगा, अलाउइंग होगा, अलाउइंग है ना, भूल गए तुम। ऑब्जेक्ट टू, गिवन टू, टेकन टू सब लिखे हुए और वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और तुम धपाधप पटकी खा रहे हो। पढ़ा हुआ गलत कर रहे हो, जो तुमने आज ही पढ़ा है ताजा ताजा वो गलत कर रहे हो तुम, सोच लो भाई। तो भाई यूज टू के साथ थोड़ी आया है, वो हर जगह मिक्स कर देते हो चीजों को। भाई यूज टू थोड़ी है उस सेंटेंस में, पता नहीं क्या पूछ रहे हो। राइटिंग विद अ पार्टनर इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कोई गलती नहीं है। राइटिंग यहां पे क्या है, जिरंड है, नाउन की तरह यूज हो रहा है। लिखना एक पार्टनर के साथ इज, बिल्कुल सही है, कोई भी गलती नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर। और आई एम हैप्पी टू सी 67% ने दिया सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा एक बात और मैं बताता हूँ, जो बच्चे ये सोचते हैं ना मेरे पास कितने अटेम्प्ट हैं, तो भाई इन लोगों के साथ बहुत गलत होता है। इनको लगता है मेरे पास अभी एक अटेम्प्ट और है, अभी एक अटेम्प्ट और है। याद रखो जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो ज्यादातर फर्स्ट अटेम्प्ट में होते हैं, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका एसएसबी होके आप क्लियर हो जाते हैं। एक बात और याद रखना, जितने ज्यादा तुम्हारे अटेम्प्ट बढ़ते जाएंगे उतनी तुम्हारी एसएसबी टफ होती जाती है। उसका रीजन ये होता है कि उनको पता होता है ओहो ये तो पिछली साल भी आया था, पिछली साल भी एसएसबी दे के गया था, पिछली साल भी कुछ सीख के गया था, तो बता क्या सीखा था पिछली साल। ये टफ होती जाती है, इसलिए सीडीएस में तुम्हारी एसएसबी और डिफरेंट और डिफिकल्ट हो जाती है। तो इस बात को याद रखो, जो सबसे आसान होता है ना निकालना वो पहले अटेम्प्ट में होता है। अगर तुम ये सोचो कि मेरे पास 2 अटेम्प्ट है 3 अटेम्प्ट है, अभी तो मैं 2005 में पैदा हुआ था 6 में पैदा हुआ, सेव करके चलो अपने अटेम्प्ट। ठीक है, जब पूरी तरीके से तैयार हो तभी धावा बोलो, उसका अलग मजा है। पहली बार में जाओ, क्रैक करो, एसएसबी क्रैक करो, पहुंचो एकेडमी। ये सब अच्छा ही लगता है। इस बार एसएसबी में फर्स्ट स्टेज में आउट हो गया, इस बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, पहली बार में मेरा रिटेन ही नहीं क्वालिफाई हुआ था, 3 अटेम्प्ट थे, अब सोच रहा हूँ सीडीएस करूंगा। ये ना बिल्कुल नॉर्मल है हर स्टूडेंट के साथ, तो ऐसा नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, पहले अटेम्प्ट में ही पार करना है। शी डिड नॉट, हैज नहीं होगा, इट शुड बी हैव। डिड डू डस के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो हैज है ये कौन सी वाली है, सिंगुलर है, तो ये वाली नहीं आएगी। आंसर इज ए। कितने अटेम्प्ट होते हैं टोटल, ये तो उस पर डिपेंड करते हैं ना तुम्हारी उम्र कितनी है। तो एक बार जाके नोटिफिकेशन पढ़ लो, है ना। ये बहुत गलत बात है, जो तुम जीवन में करना चाहते हो, जो तुम्हारा सपना है, तुम्हें उसके बारे में पता भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब बातें जब तुम मुझसे पूछते हो तो मुझे साफ पता लगता है कि कितना केयरलेस बच्चा है ये। ठीक है, कितना ज़्यादा इनडिफरेंट है, इसको इसी बात से मतलब ही नहीं है कि मेरे पास कितने अटेम्प्ट हैं कितने बचे हैं, इसने देखा ही नहीं आज तक, चेक ही नहीं करने की कोशिश करी। दिस इज़ वेरी बैड। क्वेश्चन कह रहा है इफ आई वर हर आई वुड कंटिन्यू वर्किंग अंटिल इट इज डन। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं काम करता रहता जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, तो वर नहीं होगा ना, इफ आई वर शी नहीं होगा, इफ आई वर शी होगा हर की जगह, है ना, क्योंकि ये हर नहीं होगा। अभी समझाया था, ऐसा ही क्वेश्चन पीछे कराया था जहां हमने हिम को काट के ही किया था, तो दोनों जगह सब्जेक्टिव आता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलो, वोकैबलरी करने से पहले एक बार आपका स्कोर देखते हैं। तो स्कोर मैंने देखा तो कौशल यादव ने कमाल कर दिया भाई, पहले दिन जबरदस्त परफॉर्मेंस, 16 में 16 सही, क्या बात है। मनीष 15 सही, लूसीफर 14, अनामिका 14, सुयांश 14, हर्षिता 14, प्रांचल 14, आशीष 14, वैभवी 14 और मिस्टर गुजर 14। तो देखो जिसका भी स्कोर है ना 12 या फिर 12 प्लस, तो तुम सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिनका 12 से स्कोर कम है, एक बार चीजों को दोबारा समझने की कोशिश जरूर करना। अभ्यास बैच भी है हमारे पास, वहां से भी क्वेश्चंस लगा सकते हो, फ्री पड़ा है यूट्यूब पे। शक्ति बैच भी है हमारे पास, फ्री पड़ा है यूट्यूब पे, वहां से भी क्वेश्चंस लगा सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। चलो वोकैबुलरी करते हैं। सिनोनिम है रैक, जल्दी से बता दो। तो वोकैब रजिस्टर बनाने का टाइम आ गया है। रेक का मतलब क्या होता है, देखिए रेक का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, रुइन, तबाही, डिवास्टेशन, हैवॉक। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन।
तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो 1 2 3 4 5 6 सिनोनिम आपको इसके मिल गए। नर्वस होता है एंग्शियस, वरीड, टेंस्ड, ये सारे क्या है? नर्वस है। एक्सपायर मीन्स इनवैलिड, और पास्ड अवे भी कह सकते हैं। एफ्रेड, फ्राइटेंड, टेरिफाइड, एफ्रेड। ठीक है, और भी वर्ड्स इसके मैं आपको आगे देता रहूंगा, वक्त के साथ ऐड करते रहिए। फिलहाल एक पेज पे अराउंड 10-12 वर्ड आपको मिले हैं, नोट करते रहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडोलेंट, हाँ आउटडेटेड कह सकते हैं, एक्सपायर का कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया कृष्ण शर्मा, हिंदी मीडियम से भी है। देखो बच्चा, ये इसको देख लो कृष्ण शर्मा को, हिंदी मीडियम से और एनडीए क्लियर किया है। तो आज के बाद कोई किसी ने कह दिया ना इस बैच में कि मैं हिंदी मीडियम से हूं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, बस तो समझ लो कृष्ण होगा उसकी डांट पड़ने की वजह। इंडोलेंट कौन होता है? इंडोलेंट का मतलब होता है बच्चा लेजी। इंडोलेंट, इंडोलेंट इज लेजी। लिथार्जिक, स्लगिश, स्लॉथफुल, शिफ्टलेस, डिसइंटरेस्टेड और बोरिंग। इसके लिए एक वर्ड आता है वैपेट। तीनों सेम होते हैं। कैजुअल, तो कैजुअल, इनडिफरेंट, insouciant, नॉनचैलेंट, टॉर्पॉर, जो चीजों को हल्के में लेता है। कल एग्जाम है, आज खेल रहा है, हो जाएगा। 3 अटेम्प्ट है यार मेरे पास, तो एक अटेम्प्ट में नहीं होगा, दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में हो जाएगा, ये होता है कैजुअल। लिथार्जिक मैंने ऊपर पढ़ा दिया है आपको, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, और यहां पे आपको अराउंड 10 वर्ड्स मिल गए हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेकलेस? भाई जिसको जाना है चले जाओ ना, क्लास में मैं टाइम कभी नहीं देखता पढ़ाते समय। ठीक है, जब दूसरी क्लास शुरू होने वाली होगी 1 मिनट पहले छोड़ दूंगा, उससे पहले जाना है तो चले जाओ। कोई कह रहा है वॉशरूम जाने, क्या करेगा यार वॉशरूम जाके, अभी तो छोटा बच्चा ही है, यहीं कर ले यार, पेंट में ही कर ले। जब बातें ऐसी हैं तो हरकतें भी ऐसी होंगी, क्या दिक्कत है, यहीं कर ले यार। कौन सा ऑफलाइन क्लास है, मुझे आ रही है, तू ही करेगा, तू ही सूंघेगा, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें, बच्चा है वो, बड़ा नहीं हुआ है अभी, कुछ नहीं कर सकते उसका हम। रेकलेस, रेकलेस का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, बरसर्क, अनकंट्रोल्ड। सी इज द करेक्ट आंसर, है ना, बिदका हुआ। एडवेंचरस, वेलियंट, ब्रेव, गैलेंट, इंट्रिपिड, ये होते हैं सारे के सारे। स्ट्रॉन्ग के लिए वर्ड आता है स्टर्डी, रोबस्ट। रूड के लिए वर्ड आता है चर्लिश,
लाउट, impertinent, insolent, ये सारे के सारे अभद्र होते हैं, रूड। तो भाई 10-15 वर्ड्स यहां भी मिले हैं, नोट कर लीजिए। एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वर्ड ऑफ द डे। स्टाउट मोटा होता है, स्टाउट मोटा होता है, स्टाउट इज मोटा। यार मैं कोई रोस्टर वोस्टर नहीं था, ये बैच में पढ़ा पढ़ा के ना बच्चों ने ऐसा दिल जलाया ना मेरा, मेरी जबान ही गंदी हो गई है। अभी मेरे फ्रेंड्स मुझसे कहते हैं ना कि यू आर वेरी बैड व्हेन यू कम इंसल्टिंग पीपल, दिस इज रिडिकुलस, यू शुड नॉट डू दैट, यू आर वेरी बैड व्हेन यू कम इंसल्टिंग पीपल। एंड आई से व्हाई डू यू मेक मी इंसल्ट योरसेल्फ, ऐसी हरकत ही मत करो। तो वो तुम्हें डांटते डांटते, मैं किसी को भी अगर उल्टा बोलना शुरू करता हूँ, इतना गंदा गंदा कहता हूँ, थोड़ी देर बाद मुझे लगता है नहीं कहना चाहिए था, ये तो भाई बच्चे थोड़ी है मेरी क्लास के। तो हो जाता है यार। मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है? मॉलिक्यूल तो सबने लगा दिया होगा यार, आसान सा होता है। मॉलिक्यूल पार्टिकल होता है, पार्टिकल बेसिकली, और तो कुछ इसका नहीं हो सकता ना। एटम इसी का छोटा पार्ट होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है ना, ये सब टेक्निकल है। एटम स्मॉलेस्ट होता है। टिश्यू मसल का होता है। इनॉर्मस का क्या मतलब होता है? ये है वर्ड करने वाला, ह्यूज। जिनॉर्मस, जाइजेंटिक, किसी चीज का बहुत बड़ा होना, इनॉर्मस, जाइजेंटिक, ह्यूज, है ना। कोलाजल भी बोलते हैं। एटम के लिए आयोटा भी लिख सकते हैं, आयोटा एटम, किसी चीज की बहुत ही छोटा पार्ट। तो आंसर इसमें हो जाएगा ए। और ये थी भाई हमारी आज की क्लास, लास्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ, मैमथ भी कहते हैं, MAMMOTH होगा वो, ह्यूज। सर आप डरते हुए बहुत बड़े लगते हो। अरे भाई ऐसा भी होता है, ये तुम्हारी मोहब्बत है। कोई डांटता हुआ अच्छा नहीं लगता। कोई अगर किसी को डांटता हुआ अच्छा लगता है ना, तो उसका मतलब तुम सच में बहुत प्यार करते हो। चलो, ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है दिखाने वाला, शोवी एकदम। तो एपरेंटली कह सकते हो, और कुछ नहीं है इसमें। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां क्लियरली आंसर नहीं लिख रहा होता, पर मैं बताता हूं कैसे। ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल इज बेसिकली शोवी, गॉडी, मतलब जो दिखाने के लिए हो, दिखावटी जिसे आप कहते हैं, तो शो ऑफ जिसमें ज्यादा हो। तो एपरेंट बेसिकली क्लियर होता है। एक्चुअली से कोई मतलब नहीं है, ये इसका उल्टा हो गया, एक्चुअल में कुछ और होता है। एक्चुअल इज बेसिकली रियली, तो इससे मतलब नहीं है। क्वाइटली, साइलेंटली, तो देखो इससे भी कोई मतलब नहीं है। कॉन्स्पिक्यूसली का क्या मतलब है? कॉन्स्पिकियस समझते हैं। कॉन्स्पिकियस का मतलब होता है एकदम साफ, पारदर्शी, जिसके लिए वर्ड आता है ल्यूसिड, पिल्यूसिड, क्लियर, ल्यूसेंट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। तो भाई वोकैब में भी मुझे उम्मीद है 40-50 वर्ड तो आज ही लिखवा दिए होंगे मैंने आपको। ये थी हमारी आज की क्लास, जहां आज हमने पढ़े हैं 3 रूल्स और वोकैबलरी। तो इसी तरीके से रोजाना क्लास चलेगी, थोड़ी थोड़ी ग्रामर, थोड़ी थोड़ी वोकैब, ठीक है, साथ में रीडिंग स्किल्स, और इन सब पे हम हल्के हल्के काम करते रहेंगे। ये थी हमारी आज की क्लास। होमवर्क है आपका कि इसकी एक DPP मिलेगी आपको, डेली प्रैक्टिस पेपर, वो जरूर लगा लीजिएगा, उसका लगाना आपके लिए अनिवार्य है, वो लगा लीजिएगा। और बस इतना ही होमवर्क है आपका। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही होमवर्क है। रीडिंग मत छोड़िएगा, शेड्यूल फॉलो करते रहिए, ये आपका परमानेंट होमवर्क है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, यही आपको कामयाबी तक पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। एक बार मैं आपके डाउट बॉक्स देख लेता हूं,
ताकि मज़ा आए मुझे थोड़ा तुम्हारे डांटने उठने में। देखूं क्या क्या शानदार। 21 में से 9 सही हैं। लो कॉन्फिडेंस वेरी लो। ठीक है, तो पढ़ाई करिए। सिनोनिम सारे गलत हो गए, लेकिन अगली बार नहीं होंगे, कोई बात नहीं है। सर लव मी से कैसे लगेगा? सर लव मी, सर लव मी एस कैसे नहीं आया भाई समझ में? क्या पूछा है? इसका एंटोनिम नहीं है। कोई बात नहीं, एक भी नहीं आया ना, आ जाएगा, इसीलिए तो यहाँ आए हो। अगर तुम्हें ये सारे ये सब आता तो मैं बेरोजगार होता, तुम यहाँ क्यों आते? है ना? तुम्हें नहीं आता इसलिए आए हो। स्टिफ स्ट्रांग नहीं होता, हार्ड होता है बेसिकली। यूज टू पास्ट हैबिट वाला कॉन्सेप्ट सही है, तो ये सही होना चाहिए। कौन सा सही होना चाहिए हमें नहीं पता भाई, किसकी बात कर रहे हो तुम? सर रेकलेस का सिनोनिम एडवेंचरस भी हो सकता है। नहीं, रेकलेस का एडवेंचरस नहीं हो सकता। रेकलेस रैश होता है, लापरवाह होता है, केयरलेस होता है। कैजुअल का मतलब होता है हाँ, जो चीज़ों को हल्के मिले, इनफॉर्मल। वर्क की जगह वॉज नहीं होगा। नहीं, जो मैंने बताया वही होगा। ये कौन से क्वेश्चन पे कह रहे हो तुम? इफ शी वर की जगह वॉज नहीं होगा ना, हाइपोथेटिकल है। अगर ये लड़की लड़का हो सकती है, ये लड़की यहाँ पे हमने ही करा था ना, तो ये लड़की लड़का हो सकती है? नहीं हो सकती ना, तो काहे करवा रहे हो ऐसी हरकतें तुम मुझसे? सर 12 में पास आउट हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, ये सब तो तुम देखो भाई, ये सब तुम जाके देखो अपने नोटिफिकेशन पे कि कितनी बार एलिजिबल हो, कितनी बार नहीं हो। ये सब मुझे नहीं पता, मैंने कभी डिफेंस का एग्जाम नहीं दिया। सर इन पेपर 2 इज द सेपरेट कट ऑफ फॉर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। पेपर 2 नहीं, ऐसा नहीं होता। जो पेपर 1 है उसमें 25% ले आओ मैथमेटिक्स में, जीएटी में ओवरऑल 25% ले आओ बस। सर आंसर कैसे दिया जाता है? अच्छा भाई, ये तो भाई बता दो कोई, नैन्सी को बहुत भोली बच्ची है, सबसे छोटी बच्ची है ये, बहुत फीडर से पीती है अभी, ये पता है दूध, अभी कब तक नहीं मिला है इसे, फीडर लगी हुई है, फीडर लगी रहती है और पीती रहती है। बताओ कोई से यार कैसे दिया जाता है ये? आई एम इम्प्रेस्ड टू सी हाउ डिवोटेड ही वॉज, इंस्टेड ऑफ दैट हाउ डिवोटेड ही वॉज। क्या कहना चाह रहे हो उसमें तुम? कुछ नहीं है इसमें तो। हैज़ क्यों होगा? अब ये पता नहीं कहाँ पे पूछ रहे हो हैज़ क्यों होगा, तो स्लाइड भी खत्म हो गई। चलो भाई, तो अभी इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब मैं मिलता हूँ अगली क्लास में। डीपीपी लगा के आइए, जो भी आपके छोटे मोटे हल्के फुल्के डाउट हैं, यकीन जानिए डीपीपी के बाद एकदम क्लियर हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो याद रखिए टाइगर जिंदा है। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। हाँ, क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये मोर देन एम्पल है, अपने साथ रखिए, रिवाइज करते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग और शेड्यूल है, वो करते रहेंगे, सारे नोट्स अपने आप याद रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।